ये है पॉकेट एफएम और आप सुन रहे हैं योगेश माली द्वारा लिखित टाइम मशीन, जिसे आवाज दी है नील कमल ने। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। पहेली पढ़कर मैं कुर्सी पर बैठ गया। कुर्सी गोल गोल घूमने लगी। पलक झपकते ही मैं कुर्सी से गायब हो गया। अब मैं एक ऐसी जगह था जहां दूर दूर तक सिर्फ बालू ही बालू था। ना ही कोई व्यक्ति, ना ही कोई घर। धूप इतनी तेज थी कि मानो जला देगी। रह रहकर चलने वाली गर्म हवा अंग अंग को जला रही थी। आंखों से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैं कौन सी जगह पर आया हूं इसका कोई अंदाजा नहीं था मुझे। पहेली के अनुसार मुझे समुद्र से वो मोती ढूंढना है जो जल परियों के पास है, पर यहां तो पानी की एक बूंद भी नहीं। अब समुद्र कहां से खोजूं? कौन सी दिशा में जाऊं? क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने सोचा कि यहां से बाहर निकलना है तो मुझे चलना पड़ेगा, पर चल चल कर कहां तक जाऊंगा? रेत की गर्मी बर्दाश्त के बाहर हो रही थी। मुझे यह समझ में आ गया था कि अगर इस लेवल को पार करना है तो पहले मुझे इस मरुस्थल से बाहर निकलना होगा। ये गेम है ही ऐसा। मैंने ध्यान दिया कि मेरी परछाई यहां नहीं बन रही है। इतनी तेज धूप और परछाई का ना बनना, यह बहुत ताज्जुब की बात थी। यह ऐसी जगह थी जहां पर मेरी परछाई ने भी मेरा साथ छोड़ दिया था। मैंने अपने सिर पर हाथ रख लिया। मैं एक दिशा में बढ़ने लगा। चलते चले जा रहा था। मरुस्थल खत्म होने का कोई नाम ही नहीं। पैर आगे बढ़ने से जवाब देने लगे थे और गला प्यास के मारे सूखने लगा था। मैं थक कर वहीं गिर पड़ा। कुछ देर वहीं गिरा पड़ा रहा। कुछ देर बाद अचानक मेरे कानों में पानी के बहने की कलकल सुनाई देने लगी। मैंने झट से आंखें खोली और यहां वहां देखा, पर मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। चारों तरफ वही मरुस्थल। मैं फिर लेट गया और आंखें बंद की। मुझे फिर से पानी के लहरों की आवाज सुनाई दी। मैंने फिर से यहां वहां देखा, पर कुछ नहीं था। मैंने ये तो सुना था कि मरुस्थल में इंसान को पानी दिखने का भ्रम होता है और इंसान उसी के पीछे दौड़ता है, परंतु मुझे दिखने के बजाय सुनाई क्यों दे रहा है? लगता है मेरी हालत उस मृग की तरह है जो कस्तूरी के सुगंध के पीछे दौड़ता रहता है, पर कस्तूरी होता तो उसकी नाभि में है। मैंने थोड़ा विचार किया और धरती पर अपना कान रखकर लेट गया। मेरे कानों में फिर से बहती लहरों की आवाज सुनाई दी। मैं अब समझ गया था कि मरुस्थल सिर्फ एक छल है। लहरों की आवाज तो धरती के भीतर से आ रही है। मैं जल्दी जल्दी रेत को हटाने लगा, पर रेत सरकती है, इसलिए एक तरफ से रेत हटाता तो दूसरी ओर रेत से ढक जाता। मैंने तुरंत एक रेत में रहने वाले ऐसे बिच्छू का रूप धरा जो पलक झपकते ही रेत की गर्मी सहते हुए उसके अंदर चला जाता है। मैं अब एक बिच्छू के रूप में था। धीरे धीरे रेत को भेदता हुआ गहराई की ओर बढ़ने लगा। जैसे जैसे गहराई में जा रहा था वैसे वैसे ठंडक महसूस होने लगी। अब मेरे सामने गीली रेत आने लगी। मैं उसे भी भेदता हुआ बहते जल के पास पहुंच गया। मैंने जैसे ही अंतिम परत को पार किया कि उसी में पानी बहने लगा। मेरी सांसें रुकने लगी। मैंने झट से एक मछली का रूप धरा और पानी के बहाव के साथ बहने लगा। काफी अंधेरा होने की वजह से कुछ दिख नहीं रहा था। तभी ऐसा लगा जैसे सूर्य की किरणें पानी की सतह को चीर कर मुझ तक पहुंचने लगी हैं। मैं खुशी के मारे अपने रूप में आने लगा था कि अचानक मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी जाल में फंस गया हूं। मैंने खूब हाथ पैर मारे, पर खुद को छुड़ा ना सका। तभी किसी ने जाल को ऊपर की ओर खींचा। मैंने देखा कुछ मछुआरे हाथों में डंडा लिए खड़े हैं। मेरे तो पसीने छूटने लगे। एक मछुआरे ने खुश होकर कहा, वाह भाई, आज तो बहुत बड़ी मछली हाथ लगी है। तभी मैंने जाल से निकलने की कोशिश की और चारों मछुआरों ने मुझे डंडे से पीटना शुरू कर दिया। मैंने तुरंत अपने आप को स्थिर कर छटपटाना बंद कर दिया। मेरे स्थिर होते ही उन्होंने मुझे मारना बंद कर दिया। दर्द के मारे मेरा हाल तो बहुत खराब था, पर अपने असली रूप में आ भी नहीं सकता था। अगर असली रूप में आ जाता तो ये लोग शैतान समझकर वहीं मार डालते। तभी एक मछुआरे ने कहा, इतनी बड़ी मछली आज हाथ लगी है कि हम चारों का काम चल जाएगा। चलो बाजार में ले चलें इसे। दूसरे ने कहा, बाजार क्यों जाएं? चलो राजा के पास ले जाएं। इस मछली की अच्छी कीमत मिलेगी। बाजार में इतनी बड़ी मछली कौन खरीदेगा? कोई खरीद भी लेगा तो बहुत कम कीमत मिलेगी। मैं वहीं लेटा हुआ सब सुन रहा था। तभी चारों ने मुझे उठाकर एक बैलगाड़ी पर डाला और राजमहल की ओर चल पड़े।
राजमहल बहुत ही आलीशान था। चारों मछुआरों ने राजमहल के रसोइये को मुझे बेच दिया। चारों बड़े खुश थे। शायद उन्हें अच्छी रकम मिली थी। उन्होंने मुझे उठाकर रसोई घर में रख दिया। बावर्ची ने जब मुझे देखा तो बड़ा खुश हुआ। उसने अपनी पत्नी से कहा, देखो भाग्यवान, आज कितनी सुंदर और बड़ी मछली खरीदी है। इसे आज अच्छे से बनाएंगे। महाराज का मनपसंद भोजन है मछली। महाराज ने बहुत दिनों से ठीक से भोजन नहीं किया। आज शायद अच्छे से भोजन करें। बावर्ची की पत्नी ने कहा, मछली तो महारानी को भी बहुत पसंद है। अगर महारानी ठीक हो जाती तो वो भी खा लेती। महाराज दिन रात उनकी बिगड़ती तबीयत को देखकर चिंतित रहते हैं। न ठीक से खाते हैं, न ठीक से पीते हैं। बावर्ची ने कहा, ना महारानी शिकार पर जाती और ना ही उन्हें वो सांप काटता। बावर्ची की पत्नी ने कहा, अधिकतर सांप के काटते ही लोग मर जाते हैं, पर अच्छा हुआ कि महारानी को जिस सांप ने काटा वो इतना जहरीला नहीं था। बावर्ची ने कहा, सांप तो जहरीला था, पर वैद्य जी ने महारानी को बचा लिया, पर पूरी तरह ठीक न कर पाए। अगर महारानी को कुछ हो जाएगा तो वैद्य जी के साथ साथ 40 सैनिकों को भी मौत के घाट उतार दिया जाएगा, क्योंकि जिस समय सांप ने काटा उस समय वो 40 सैनिक भी वहीं मौजूद थे। वैद्य जी के अनुसार 2 दिन का समय और बचा है। अगर महारानी मर गई तो कई बेकसूर जाने जाएंगी। बावर्ची ने अपनी पत्नी से कहा, जाओ तुम मशाल लेकर आओ, तब तक मैं इसे काटने का औजार ढूंढता हूँ। जैसे ही वो दोनों वहां से हटे तो मैं तुरंत अपने रूप में आ गया। तुरंत ही मैं रसोई घर से बाहर निकलकर एक कमरे की ओर भागा। चारों तरफ सिपाही थे। नजर बचाते हुए मैं एक कमरे में घुसा जहां एक व्यक्ति बहुत हरे हरे अलग अलग प्रकार के पत्तों को पीस रहा था। जैसे ही उसने मुझे देखा तो कहा, कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ औषधि बनाई जा रही है। राज वैद्य ने तुम्हें देखा तो मेरी शामत आ जाएगी। मैंने कहा, मुझे राज वैद्य से मिलना है, उन्होंने ही मुझे बुलाया है। ये सुनकर वो मुझे अच्छे से निहारने लगा, फिर हंसते हुए कहा, तुम जैसे तमाशबीन से राज्य वैद्य को क्या काम? मैंने कहा, मैं तमाशबीन नहीं हूं। उसने कहा, पर कपड़े तो तुमने वैसे ही पहने हैं। मैंने कहा, मुझे जल्दी से ले चलो, समय बहुत कम है। महारानी के जीवन को बचाना है तो देर ना करो। वो व्यक्ति वहां से उठा और मुझे मुख्य वैद्य के पास ले गया। उस व्यक्ति ने कहा, वैद्य जी, ये तमाशबीन कह रहा है कि आपने इसे बुलाया है महारानी के इलाज के लिए। वैद्य जी ने मेरी ओर देखा और कहा, बाहर फेंक दो इसे, मैंने किसी को नहीं बुलाया। मैंने कहा, वैद्य जी, महारानी का इलाज मैं कर सकता हूँ। वैद्य जी ने हंसते हुए कहा, तुम करोगे इलाज? बताओ कैसे करोगे? मैंने पहेली के अनुसार कहा, उस सफेद मोती से जो समुद्र के भीतर छुपा है। ये सुनकर वैद्य जी मेरी ओर देखने लगे। मुझे कहा, तुम्हें कैसे पता उस मोती का राज? कौन हो तुम? मैंने कहा, मेरी पहचान बाद में करना, तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन है। महारानी के साथ साथ अपनी और सैनिकों की जान बचाना चाहते हो तो बताओ वो मोती कहां और कौन से समुद्र में मिलेगा? वैद्य जी ने कहा, वहां पहुंचना बहुत मुश्किल है। उसकी सुरक्षा जलपरियां करती हैं। वो बहुत ही हिंसक और शक्तिशाली हैं। मैंने कहा, उसकी चिंता आप मत कीजिए, सिर्फ मुझे ये बताइए कि कहां मिलेगा। मेरा सिर्फ यही उद्देश्य है कि मैं महारानी और आप लोगों की जान बचाऊं। वैद्य जी ने कहा, अगर तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं तो चलो मेरे साथ। मैं उस वैद्य के साथ चल दिया। कमरे के बाहर ही बावर्ची और उसकी पत्नी हैरान दिखाई दिए। वैद्य जी ने कहा, क्या हुआ तुम दोनों को? चिंतित क्यों हो? बावर्ची ने कहा, मैंने आज ही एक बड़ी सी मछली मोल ली थी, यहां रखी थी, अब गायब हो गई। मैंने हंसते हुए कहा, शायद उसके पैर फूटे होंगे और भाग गई। जाओ जाओ ढूंढो उसे, शायद मिल जाए, ज्यादा दूर नहीं गई होगी। मैं और वैद्य जी हंसते हुए आगे बढ़ गए। वैद्य जी ने मुझे अपने साथ बग्गी में बिठाया और उसी नदी के पास ले गए जहां से मुझे पकड़ कर लाया गया था। मैंने वैद्य जी से कहा, यह तो एक नदी है, मोती समुद्र में मिलता है, नदी में नहीं। वैद्य जी ने कहा, वो मुझे भी पता है। ये नदी आगे चलकर पहाड़ों की तलहटी से होते हुए एक समुद्र में मिलती है जो पहाड़ के उस तरफ है। वो पहाड़ बहुत खतरनाक है, उसे आज तक कोई पार नहीं कर सका। तुम्हारे पास बस यही एक रास्ता है जिसकी सहायता से तुम समुद्र तक पहुंच सकते हो। मैं बता दूं कि आज तक बहुत से लोगों ने उस मोती को लाने का प्रयास किया है, पर कोई लौट कर नहीं आया। वैद्य जी ने मुझे एक छोटी सी नाव में बिठाया और उम्मीद भरी निगाहों से देखने लगे।
मैंने भी नाव के चप्पू को चलाना शुरू किया और आगे बढ़ने लगा। नदी अपने बहते लहरों के साथ ले जा रही थी मुझे, पहाड़ों के बीच से होते हुए, फिर कई गुफाओं से होते हुए समुद्र की ओर बढ़ रहा था मैं। कभी कभी इतना अंधेरा हो जाता कि कुछ दिखाई नहीं देता। धीरे धीरे मैं समुद्र तक पहुंच गया। समुद्र का पानी नीले रंग का था और इतना साफ था कि अंदर तैरती हुई मछलियां साफ दिखाई दे रही थी। मैंने भी समय रहते ही रूप बदलना उचित समझा, क्योंकि बिना रूप बदले मैं पानी के अंदर नहीं जा सकता। यदि जलपरियों ने मुझे देख लिया तो जिंदा नहीं छोड़ेंगी। मैंने पानी में छलांग लगाई और एक विशाल कछुए का रूप धर लिया। पानी में कछुए की रफ्तार तेज होती है और बड़ी मछलियों से सुरक्षित भी रहते हैं। मैं तेज गति से गहराई की ओर बढ़ने लगा। तभी सामने से एक विशालकाय मछली मेरी तरफ आ रही थी कि मैंने अपने आप को अपने कवच में समेट लिया। उस बड़ी सी मछली ने मुझे अपनी पूंछ मारी और मैं बहुत दूर जाकर गिरा। कुछ देर तक तो मैं बेहोश पड़ा रहा। जब होश आया तो ऐसा लगा कुछ लोग मुझे उठाकर कहीं ले जा रहे हैं। मैं अपने कवच में ही पड़ा रहा। मैंने अपने कवच में रहकर उनकी बातें सुनी। एक प्यारी सी मीठी आवाज में एक लड़की कह रही थी, बेचारा, कितनी चोट लगी है इसे। दूसरे ने कहा, कोई बेचारा नहीं है ये, इस पर इतनी दया मत दिखाओ। ये मूर्ख है जो उस अड़ियल के रास्ते में आ गया, मार तो खाएगा ही। लगता है यहाँ का नहीं है, कहीं दूसरी जगह से आया है। मुझे फिर ऐसा लगा कि उन्होंने मुझे जमीन पर रख दिया है। मुझे ये तो पता चल गया कि ये लोग जो भी हैं अच्छे हैं, मेरी मदद करना चाहते हैं। मैंने अपने कवच से अपना सिर बाहर निकाला तो उन्होंने मुझसे पूछा, तुम ठीक तो हो? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? मैंने कहा, नहीं, मेरा ये कवच मेरी रक्षा करता है। मैंने देखा कि दोनों जलपरियां हैं जो दिखने में बहुत सुंदर थी, इतनी सुंदर कि मन मोह ले। एक जलपरी ने कहा, यहाँ क्यों आए थे? तुम यहाँ के तो नहीं हो, कहाँ से आए हो? मैंने कहा, मैं आप लोगों से ही मिलने आया हूँ, मैं बहुत मुसीबत में हूँ, क्या आप लोग मेरी मदद करेंगे? उस जलपरी ने कहा, हम कोई मदद नहीं कर सकते जब तक हमें हमारी रानी का आदेश ना हो। मैंने कहा, मुझे अपनी रानी के पास ले चलो। उन दोनों जलपरियों ने मुझे अपने साथ चलने को कहा। मैं उनके साथ साथ चलने लगा। कुछ ही दूर पर बहुत सारी जलपरियां दिखाई देने लगी। सभी मुझे बड़े ध्यान से देख रही थी। वहीं एक बड़े पत्थर पर एक सुनहरे रंग की चमकती हुई सुनहरे बालों वाली जलपरी बैठी हुई थी। उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा, इस कछुए को यहाँ क्यों लाई हो? मैंने धीरे से कहा, महारानी, मुझे आपसे मदद चाहिए, मैं बड़ी उम्मीद के साथ आपके पास आया हूँ। जलपरियों ने कहा, बोलो कैसी मदद चाहिए? मैंने कहा, यहीं कुछ दूरी पर एक राज्य है जिसके महाराज अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते हैं। उन्हें एक सांप ने काट लिया है। उनके पास समय बहुत कम है। यदि वो प्राण त्याग देगी तो महाराज 40 सैनिक और वैद्य को मृत्यु दंड दे देंगे। जलपरियों की रानी ने कहा, तो मैं क्या मदद करूं? मैंने कहा, एक सांप की गलती का दंड इन सभी निर्दोष लोगों को मिलेगा, सभी की मृत्यु हो जाएगी। क्या आप मेरी मदद करोगी उन लोगों को बचाने में? जलपरियों की रानी ने कहा, क्या तुम चाहते हो कि अब हम उस सांप को पकड़कर महाराज को दें? मैंने कहा, नहीं नहीं, आपके पास उस सांप के जहर का इलाज है। जलपरियों की रानी ने कहा, सांप के जहर का इलाज हमारे पास कैसे होगा? मैंने कहा, आपके पास है, वो सफेद बड़ा सा मोती। मेरा इतना कहना था कि सब क्रोध से चिल्ला उठे। जलपरियों की रानी ने कहा, वो सिर्फ हमारे लिए एक मोती नहीं है, बल्कि एक पवित्र शक्ति है जिसकी वजह से हम यहां जीवित रहते हैं। मैंने कहा, वो मोती मुझे नहीं चाहिए, सिर्फ उस मोती का पवित्र जल चाहिए जिसे पीकर महारानी स्वस्थ हो जाएंगी। बहुत से निर्दोष लोगों की जान बच जाएगी। महाराज भी चिंता मुक्त होकर प्रजा की सेवा करेंगे। प्रकृति की नायाब शक्ति लोगों की मदद के लिए होती है। ये सौभाग्य आपको मिला है। ये सुनकर जलपरियों की रानी बहुत खुश हुई। उसने कहा, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। आप एक अलग प्राणी होकर भी इन इंसानों की मदद क्यों करना चाहते हैं? मैंने कहा, मैं भी एक इंसान हूं और माया से कछुए का रूप धरा है। मैंने सुना है कि आप इंसानों को मार देती हैं। एक वजह यह भी है कि मैं समुद्र के तह में बिना सांस लिए कैसे रह सकता हूं, इसलिए मैंने कछुए का रूप धरा है। मेरा उद्देश्य सिर्फ महारानी को ठीक करना है और कुछ भी नहीं। जलपरियों की रानी ने कहा, मैं मोती का पवित्र जल तभी दूंगी जब तुम अपने असली रूप में आओगे। मैंने कहा, ठीक है, पर सांस कैसे लूंगा?
जलपरियों की रानी ने एक जलीय पौधे का पत्ता खाने के लिए दिया और कहा, इसे खा लो, फिर कोई तकलीफ नहीं होगी। मैंने कहा ठीक है और पत्ते को खा लिया। उसके बाद मैं तुरंत अपने रूप में आ गया। जलपरियों की रानी ने कहा, दिखने में तो हृष्ट-पुष्ट हो, थोड़े सुंदर भी हो सके तो हमारी तरह का रूप बदल कर यहीं रह जाओ। मैंने कहा, अभी पहले मुझे महारानी की जान बचानी है, उसके बाद एक और उद्देश्य है जो पूरा करना है। इंसान के लिए सबसे अधिक जरूरी है अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना। मैं यहां नहीं रुक सकता। जलपरियों की महारानी ने मुझे उस मोती के सीप से मोती का पवित्र जल एक शंख में भर कर दिया। जलपरियों की रानी ने मुझसे कहा, अगर कभी मुझसे मिलने का मन करे तो इस शंख में थोड़ा सा पानी लेकर किसी भी तालाब या नदी में डाल देना, मैं तुरंत वहां आ जाऊंगी। मैंने उन्हें शुक्रिया कहा और वहां से बाहर की ओर चल पड़ा। मैं तेज गति से बिना कहीं समय बिताए राजमहल में पहुंचा। राजमहल में आते ही मैंने वैद्य जी को बुलवाया। राजवैद्य ने जब मुझे देखा तो बहुत खुश हुए। उन्होंने मुझे गले से लगा लिया। वो तुरंत मुझे लेकर महारानी के पास पहुंचे। महाराज भी वहीं थे। वैद्य जी ने महाराज को मोती के पवित्र जल के बारे में बताया और ये भी बताया कि उसे मैं लेकर आया हूं। वैद्य जी ने महाराज से आज्ञा लेकर महारानी को वो पवित्र जल पिलाया। जल पीते ही महारानी ने अपनी आंखें खोली। मैंने वैद्य जी से शंख लेकर अपने पास रख लिया। जैसे महारानी को होश आया तो उन्होंने एक पहेली बोली, अपने अतीत की गलती से आज मुश्किलें भुगत रहें, मुझसे किया जो तुमने दगा, परिणाम तुम्हें अब मिल रहा, तुम्हारी गलतियों की सजा अब लोगों को भुगतना होगा। स्वागत है तुम्हारा योगेश, अब तुम्हें मरना होगा। तभी महारानी की आंखों से निकलकर एक प्रकाश मुझ पर पड़ा। प्रकाश पड़ते ही मैं अदृश्य हो गया और मैं कहां पहुंचा ये जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम और सब्सक्राइब कीजिए टाइम मशीन को। यह है पॉकेट एफएम और आप सुन रहे हैं